नमस्कार, उत्तराखंड का ही खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे से देहरादून लौट आए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बैठकों में उत्तराखंड के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर प्रदेश के कई अहम प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहयोग और मंजूरी की मांग की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य की जरूरतों और प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र कार्रवाई के आश्वासन भी दिए। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से उत्तराखंड के विकास कार्यों में और अधिक तेजी आएगी। बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और हमारे वन मंत्री जी, सभी विषय राज्य के बहुत सारे मुद्दे जो पहले से भी हमारे प्रस्ताव में चल रहे थे और कुछ नए प्रस्ताव मैंने भारत सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगणों के सामने रखे हैं और सभी ने बहुत सकारात्मक रूप से, जैसे हमेशा भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के विकास के लिए करती है, इस बार सभी भी सकारात्मक। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वर्ष नई ऊंचाइयों को छू रही है। मौसम की चुनौतियों की अगर बात करेंगे तो वो लगातार बढ़ रही हैं। लगातार वर्षों और ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। आस्था और विश्वास की मिसाल बन चुकी केदारनाथ यात्रा ने इस बार सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बुधवार तक 16,56,000 से अधिक यात्रा बाबा केदार के दर्शन कर चुकी है और ये आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद होंगे और इस बीच बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि इस वर्ष आपदाओं के बावजूद भी चारधाम यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित, सरल और सुगम रही और आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना है। इस वर्ष काफ़ी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। उसके यात्रा के और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो और भगवान बाबा केदार। देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश विदेश के प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नीति निर्माता सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन को राज्य और राष्ट्र दोनों के लिए नीति निर्माण का महत्वपूर्ण अवसर भी बताया। आर्थिक सम्मेलन हो रहा है और इसमें देश दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ अनेक विषय, क्लाइमेट चेंज जैसे विषय, हमारे आर्थिक विषय, अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं देश और दुनिया के सामने, और हम लोग इस वर्ष अभी जो एक भयंकर आपदा से जूझे हैं, ऐसे सभी विषयों पर हमारे सभी अनुभवी लोग, शोध करने वाले वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न संस्थाओं
स्थानों पे आए हुए सभी विशेषज्ञ यहाँ पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, आपस में बात करेंगे और उनके गहन चिंतन और विचार विमर्श से निश्चित रूप से बहुत सारी बातें निकलेंगी। एक अमृत निकलेगा, वो अमृत मानवता के लिए भी और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। मैं सम्मेलन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन का 24वां वार्षिक सम्मेलन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के रूप में दून विश्वविद्यालय के सहयोग के साथ चलाया जा रहा है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका समापन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, हमारे आदरणीय कुलाधिपति दून विश्वविद्यालय, करेंगे 12 तारीख को। और ये कॉन्फ्रेंस 3 इसकी सब थीम है: क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, एक लाइवलीहुड और एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। मुझे लगता है तीनों थीम उत्तराखंड को केंद्र में रखकर सोची गई हैं, जिसमें ऑलरेडी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है जो विशेषज्ञ बताएं। जैसा आपने सुना कि उन्होंने कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, लेकिन जो प्रोडक्ट का ग्राफ है वो गिरा। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये क्यों हो रही हैं, उसके बारे में विशेषज्ञों ने अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने दिया अभी इनॉग्रल सेशन में, और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके जो भी आउटकम आएंगे आप हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड को 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने अच्छे पेपर, नीति आयोग से जितना रिप्रेजेंटेशन और सपोर्ट इस कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है, जर्मनी और पेरिस से जो विशेषज्ञ आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर केरल विश्वविद्यालय तक, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ICSSR से, सारे जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं आर्थिक रूप से, उन सब के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत गंभीरता से ये सेमिनार चलने वाला है। पैरेलल सेशन है और सारे लोगों को उसमें अटेंडेंस अपनी केवल फॉर्मली सुनिश्चित नहीं करनी, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। इस तरीके से देश भर में सुहागिनों ने करवा चौथ का पावन व्रत बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर रात्रि में चांद को अर्घ देकर व्रत का समापन किया। और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी गीता धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास पर पारंपरिक तौर से श्रद्धा और रीति रिवाजों के साथ करवा चौथ का ये व्रत मनाया। मुख्यमंत्री दंपति ने भगवान शिव पार्वती की पूजा की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना भी की। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर श्रीमती गीता धामी ने व्रत का समापन किया। दीपावली से पहले प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तराखंड में LT भर्ती परीक्षा पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है, जिसके बाद 1400 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को अब शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि दीपावली से पहले सभी चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और इसके साथ ही 30 नवंबर से पहले 2100 प्राथमिक शिक्षक पद भी भरे जाएंगे। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया गया है ताकि NIOS के अंदर DLD करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सके। हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेज में हमारे LT के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी LT की, वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो NIOS के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस 1 महीने में
30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है, ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहां एकल टीचर हैं वहां 2-2 टीचर हो सके। हिमालय की गोद में स्थित 15,000 फीट से ऊंचे श्री हेमकुंड साहिब और पौराणिक श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज की अगर बात करेंगे तो दोपहर को 1:30 बजे शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए। इस वर्ष 25 मई से शुरू हुई यात्रा में 2,75,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ता है। गोविंद धाम से लगभग 4,000 श्रद्धालु रागियों के साथ अंतिम अरदास और शबद कीर्तन में शामिल हुए। सेना के बैंड की मधुर धुनों और बर्फ से ढकी घाटी ने माहौल को दिव्य बना दिया। कड़कती ठंड, बर्फबारी और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चमोली पुलिस एसडीआरएफ ने सुरक्षा सुनिश्चित की। गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट ने विशेष रूप से थानाध्यक्ष गोविंद घाट और चौकी प्रभारी घांगरिया की तत्परता और कुशल प्रबंधन की सराहना की। श्रद्धालुओं ने पुलिस की मानवता और प्रतिबद्धता की खुले दिल से प्रशंसा भी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शुक्रवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। हर साल की तरह इस बार भी अंबानी परिवार की उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की परंपरा जारी रही। सुबह 8 बजे विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद 2 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से पवित्र स्थलों के लिए रवाना हुए। दोनों धामों में विधिवत दर्शन पूजन किया गया और संपन्न हुआ। दर्शन के बाद दोपहर में देहरादून लौटकर मुकेश अंबानी अपने निजी विमान से मुंबई के लिए रवाना हो गए। उनके आगमन से धार्मिक स्थलों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल बन गया। आपका व्यापार करे, भगवान बद्री विशाल महालक्ष्मी पूरे घर के अपनी सुख समृद्धि उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद प्रभावित लोगों की समस्याओं पर अहम सुनवाई हुई। खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को राहत और पुनर्वास कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कोर्ट ने प्रभावित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा शीघ्र उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद नियत की है। वहीं धराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि 22 अगस्त को खीर गंगा नदी में आई आपदा के बाद क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। स्कूल और अस्पताल दूसरी जगह शिफ्ट किए गए, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों की गति बढ़ाई जाए और हर प्रभावित परिवार तक आवश्यक सहायता तुरंत पहुंचाई जाए। तो ये जनहित याचिका जो दाखिल करी गई थी, ये मेरे द्वारा ही करी गई थी, इन पर्सन करा था मैंने। और इसमें जो सड़क की बदहाली थी, हॉस्पिटल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था वहाँ पे, उसे शिफ्ट कर दिया गया था दूसरी जगह में। और साथ ही साथ में क्या कहते हैं कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे उनको भी बहुत उसमें समस्या आ रही थी, तो इसको लेके हमने PIL दाखिल करी थी। 22 अगस्त को वहाँ पे एक बादल फटा था तहसील थराली में, सगवाड़ा गांव है, वहाँ पे एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी उसमें। 29 अगस्त को भी एक बादल फटा था, मोपाटा एक गांव है, तो उसको लेकर हमें जनहित याचिका दाखिल करी गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के समकक्ष आज ये PIL आई थी। उसमें उन्होंने ये कहा है, सबसे पहले तो उसमें स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई है कि एक्चुअली क्या काम हुआ है वहाँ पे अब तक और आगे आगे कैसे कैसे काम होने जा रहा है। साथ में उन्होंने इंटरम रिलीफ के तौर पे हमको ये कह दिया गया है कि जो भी वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स हैं जिन तक का पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको आप प्रोवाइड कराइए जल्द से जल्द। तो इसको लेके और अगली तारीख इसमें लगा दी गई है और सरकार इसमें अपना जवाब लेके आएगी। जवाब क्या कहते हैं वेकेशन के बाद ही मेरे ख्याल से लगना चाहिए। हमारे द्वारा ये कहा गया है कि इसका हमें कोई टेम्पररी इलाज नहीं चाहिए, इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमको। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि अब हम हर बरसात का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट जैसे जो होता है इस पर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है, इंसानों का कोई कंट्रोल होता नहीं है। लेकिन ये है कि इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इसके लिए स्लोप स्टेबलाइजेशन कहते हैं इस चीज़ को, जिससे मिट्टी को रोका जा सके। क्लाउड बर्स्ट और ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं इसको रोका जा सकता है जिसको लेके, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये चीज़ें हमने मेंशन भी करी थी और माननीय न्यायालय ने इसको
समझा और उन्होंने इसके लिए आदेश भी दिए हैं उनको कि आप बताइए कि कोई अपनी तरफ से सोल्यूशन बताइए सरकार की तरफ से। हमसे भी कहा गया है कि आप एक्सपर्ट से बैठें, बात करें और इसके ऊपर कोई राय दें। देश की सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर वकील द्वारा जूते फेंके जाने की घटना ने पूरे न्यायिक जगत में हलचल मचा दी है। इस घटना की देश भर में तीखी निंदा हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता और लॉ विभाग की प्रोफेसर प्रतिमा सिंह ने भी इसे न्यायालय की आचरण नियमावली के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त करने के लिए कोई संवैधानिक माध्यम मौजूद है, लेकिन अदालत जैसी गरिमाई संस्थाओं के अंदर इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। ये न केवल न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में भी एक गलत संदेश देता है। एक खुद मैं लॉयर होने के नाते और मैं लॉ की प्रोफेसर होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है, एडवोकेट्स कोड एक्ट, कंडक्ट एक एक्ट होता है, उसके तहत हमें ये बताया जाता है किस तरीके का कंडक्ट आपको कोर्ट के अंदर फॉलो करना है। देखिए, रिसेंटमेंट जितने भी हो, हमारा विरोध हो सकता है, हम आपकी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन विरोध को जताने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में इस तरीके का माहौल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनाया गया है, जहां पे लोगों के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, विरोध को सुनने की क्षमता नहीं है। उस कोर्ट में यही हुआ कि विरोध को अपने खिलाफ कुछ सुनने की क्षमता उस एडवोकेट में नहीं थी। इस वजह से इस तरीके की मैं कहूंगी अप्रिय घटना हुई और दुखद घटना है। ये काला दिन है इतिहास में। आप क्या, आने वाली जो जनरेशन है वो बच्चे क्या सीखेंगे कि हमें कोर्ट में ऐसे ही आचरण रखना है? तो मुझे लगता है ये जो घटना है इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, और बैकग्राउंड चेक होना चाहिए उस एडवोकेट का कि वो किस जो है राजनीतिक विचारधारा को बिलोंग करते हैं, क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही आपका। देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के ड्रग टेस्ट को लेकर पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक निजी शिक्षण संस्थान में 17 छात्रों का यूरिन ड्रग टेस्ट किया गया, जिसमें सभी छात्रों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पुलिस ने छात्रों को साफ संदेश दिया कि नशे के किसी भी प्रकार के सेवन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को नशे से दूर रखना और शिक्षण संस्थानों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। छात्र और अभिभावक इस अभियान की सराहना करते नजर आए। देखिए, जिस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में और खासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े या हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। क्योंकि एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते हैं पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज़ में सभी कैंपसेस को खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग करें। और सेकंड फेज़ में फिर हमने जो भी हमारे छात्र नए इनरोल्ड हो रहे हैं उनको कहा गया था कि उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कभी भी रैंडम टेस्ट जो है कराया जा सकता है, जिससे कि इस तरह से जो कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई शिकायतें आती है तो उसको हम रैंडमली चेक कर सकें। और उसको देखते हुए बहुत सारे हज़ारों की संख्या में देखा जाए तो छात्रों द्वारा जो नए एडमिशन है उनके द्वारा शपथ पत्र जो है भरा गया। और साथ ही साथ जो नए वर्ष में दाखिला लेते हैं जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उनसे भी कहा गया कि मैंडेटरी भराया जाए, जिससे कि हम कभी भी कैंपस में आकर रैंडम चेक कर सकें। इसी को देखते हुए अब जो है संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम और पुलिस की, जो कैंपसेस में जाकर खासकर जहाँ शिकायतें रहती हैं या रैंडमली हमें कुछ इनपुट्स आते हैं वहाँ जाके स्टूडेंट्स का रैंडम सैंपल टेस्ट लेंगे जो यूरिन। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए देहरादून पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने घंटाघर, पलटन बाजार और बख्शी बाग क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों, विशेषकर पटाखा विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही बिक्री करें। त्योहारों के दौरान भीड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई। दून पुलिस ने धनतेरस और दीपावली के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है और लोगों से इस ट्रैफिक प्लान को पालन करने की अपील भी की है। ट्रैफिक व्यवस्था खासकर जो त्योहारी सीजन है इसमें जैसे दिवाली के साथ साथ भैया दूज
और आपका जो है धनतेरस और इस तरह तरह के धार्मिक प्रोग्राम भी रहते हैं। इसमें त्योहारों में जो है काफ़ी सारे लोग इवेंट्स भी करते हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए माननीय गृह सचिव महोदय द्वारा भी एक समीक्षा की गई, साथ ही साथ डीजीपी महोदय द्वारा भी की गई और इसमें कहा गया कि जो भी हमारे अतिरिक्त फोर्स, चाहे वो पीएससी के माध्यम से हो, चाहे पीआरडी के माध्यम से हो, और जो हमारे ऑफिसर्स में रहते हैं, खासकर पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त फोर्स के लिए डीजीपी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो भी पुलिस बल अतिरिक्त मिलेगा उसको भीड़भाड़ वाले स्थानों में, ट्रैफिक रेगुलेशन में, चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। क्योंकि प्राय देखा गया कि त्योहारों के सीजन में लोग ज़्यादातर 4 व्हीलर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी लिमिटेड हो जाती है। तो उसको देखते हुए भी जो नए पार्किंग स्थल टेम्प्रेरी रूप से बनाए जाएंगे, इसके संबंध में भी एक विस्तृत रूप से सभी को अवगत कराने के लिए अभी सूचना सभी पोर्टल्स पर और सभी न्यूज़पेपर में प्रसारित कर दी जाएगी, जिससे यात्रीगण जो भी हमारे जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर चाहे छुट्टियों में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग यात्रीगण बाहर से भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, तो उसको देखते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है। कुछ डाइवर्जन पॉइंट्स को भी देखा जाएगा समय रहते। हैवी ट्रैफिक जो हमारा खासकर शिमला बाईपास हो, चाहे हमारा हरिद्वार बाईपास रोड हो, तो उसको भी देखते हुए रेगुलेट करके टाइमिंग उसकी दिन में भी प्रतिबंधित त्योहारों के दिनों में की जाएगी। तो सभी से इसमें ये भी है कि हम जो अपना रेड एफएम है या अन्य जो हमारे चैनल्स हैं उस पर भी हम ट्रैफिक की अपडेट लगातार इस पर पोस्ट करेंगे, जिससे जो हमारे लोग निकलते हैं त्योहारों पर उनको कहीं असुविधा ना हो और ट्रैफिक की अपडेट्स, कोई डाइवर्जन है या कहीं पर कहीं जाम की स्थिति लग रही है तो उसके हिसाब से अपने प्लान को थोड़ा बहुत चेंज कर लें। तो ये सभी के संबंध में बैठक हो चुकी है और सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था खासकर जो त्योहारी सीजन है इसमें जैसे दिवाली। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाज़त और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।